वह गूंगी गुड़िया से बनी आयरन लेडी जिसने 20वीं सदी में भारत की दिशा और दशा बदल दी। उन्होंने देश को परमाणु शक्ति दी, पर उन्हीं पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगे। कौन थी इंदिरा गांधी, महान नेता या तानाशाह? आइए जानते हैं इंदिरा गांधी की पूरी कहानी। भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अद्वितीय और निर्णायक शख्सियत थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। वह न केवल भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि विश्व इतिहास की उन गिनी चुनी शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी जिन्होंने अपने देश के भाग्य को एक नए आकार में डाला। उनका जीवन एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी से लेकर एक विश्व मंच पर एक प्रभावी नेता बनने तक चुनौतियों, विवादों और अभूतपूर्व सफलताओं से भरा रहा। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। वह जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। उनके दादा मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे। उनका बचपन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उथल पुथल भरे माहौल में बीता। उनका घर आनंद भवन राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र था और महात्मा गांधी सहित कई बड़े नेता उनके घर आया जाया करते थे। बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की गंभीरता को महसूस किया। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए बच्चों के एक समूह वानर सेना का गठन किया था। उन्होंने अपनी शिक्षा यूरोप के विभिन्न स्कूलों और शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त की, जहां उन्हें प्रियदर्शनी नाम मिला। प्रियदर्शनी का अर्थ होता है सुखद दिखने वाली। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज में अध्ययन किया। 1942 में उन्होंने एक पारसी कांग्रेसी कार्यकर्ता फिरोज गांधी से विवाह किया, जिसके बाद वह इंदिरा गांधी बन गई। उसी वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोनों को जेल में डाल दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद उनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और इंदिरा ने एक तरह से उनकी आधिकारिक मेजबान की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें विश्व नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का करीबी से अनुभव मिला। नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में शामिल किया गया। यह उनके औपचारिक राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिन्हें अक्सर सिंडिकेट कहा जाता था, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उन्हें लगा था कि वह एक अनुभवहीन नेता होंगी और उनके मार्गदर्शन में काम करेंगी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी शुरुआती छवि एक कमजोर नेता की थी, जिसे जल्दी ही उन्होंने बदल दिया। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की सीटों में भारी कमी आई, जिसके कारण पार्टी के भीतर संघर्ष बढ़ गया। 1969 में इंदिरा गांधी ने पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को किनारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का विभाजन कर दिया। उनकी पार्टी को कांग्रेस आर या न्यू कांग्रेस कहा गया, जबकि उनके विरोधियों ने कांग्रेस ओ बनाई। कांग्रेस ओ का तात्पर्य यहाँ संगठनात्मक से है। इस विभाजन के तुरंत बाद उन्होंने कई साहसिक और लोक लुभावन कदम उठाए, मसलन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। उन्होंने देश के 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका उद्देश्य पूंजी के केंद्रीकरण को तोड़ना और विकास परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। यह कदम आर्थिक समानता के उनके नारे गरीबी हटाओ की दिशा में एक बड़ा कदम था। दूसरा साहसिक कदम था प्रिवी पर्स का उन्मूलन 1971 में। उन्होंने पूर्व रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले विशेष भत्तों और सुविधाओं, जिनको प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता था, उनको समाप्त कर दिया गया। ये कदम समानता के सिद्धांत को मजबूती देने और विशेषाधिकारों को खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम था। इन कदमों ने उन्हें गरीबों और आम जनता के बीच अपार लोकप्रियता दिलाई और 1971 के आम चुनावों में उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे पर भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इंदिरा गांधी के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1971 का भारत पाक युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण होना। पूर्वी पाकिस्तान, जिसको वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से हम सब जानते हैं, इसमें पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे।
इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समर्थन जुटाया और सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि की 1971 में। इस पर हस्ताक्षर कर दिए, इस संधि पर, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था। जब पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी मोर्चे पर हमला किया तो भारतीय सेना ने पूरी मोर्चे पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा। यह युद्ध मात्र 13 दिनों तक चला था, जिसके अंत में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। यह जीत इंदिरा गांधी की कूटनीति और सैन्य नेतृत्व की प्रतिभा का प्रमाण थी और इसने उन्हें भारत में दुर्गा के रूप में ख्याति दिलाई। आंतरिक चुनौतियां और आपातकाल। 1971 की जीत के बाद इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर थी, लेकिन जल्द ही उन्हें आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बात करते हैं स्माइलिंग बुद्धा की। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। यह कदम भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने वाला एक साहसिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक निर्णय था। दूसरी घटना इनके कार्यकाल में होती है रेलवे की हड़ताल और आर्थिक संकट। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक बड़ी रेलवे हड़ताल हुई, जिसने देश को पंगु बना दिया। इसके अलावा तेल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला और आपातकाल की घोषणा। इन चुनौतियों के बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजनारायण द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार, इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेज का दोषी पाया और उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इस फैसले के खिलाफ देश भर में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। स्थिति को नियंत्रण से बाहर मानते हुए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। यह आपातकाल 1975 में लगा था, जो 1977 तक रहा। आपातकाल 21 महीने तक चला और यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे विवादास्पद और काला अध्याय माना जाता है। इस आपातकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, देखते हैं बिंदुवार। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई। उनके राजनीतिक विरोधियों, जिनमें जेपी नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे, उनको जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, इनके द्वारा चलाए गए अत्याचारपूर्ण कार्यक्रम जैसे कि जबरन नसबंदी लागू किया गया। संविधान में कई विवादास्पद संशोधन किए गए, उदाहरण के लिए 42वां संशोधन। इंदिरा गांधी ने इन कदमों को देश को स्थिर करने और त्वरित विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बताया। सत्ता में वापसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला किया और आपातकाल के विरोध में बने जनता पार्टी गठबंधन ने उन्हें भारी अंतर से हरा दिया। उन्होंने रायबरेली से अपनी सीट भी गंवा दी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आंतरिक कलह के कारण 1980 में ही गिर गई। 1980 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने शानदार वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी। अपने अंतिम कार्यकाल में इंदिरा गांधी को पंजाब में बढ़ते अलगाववाद और आतंकवाद से जूझना पड़ा। जनरैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में सिख उग्रवादियों ने अमृतसर के श्री हरि मंदिर साहिब, यानी स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी हम कहते हैं, इस मंदिर के परिसर में शरण ले ली थी, जहां उन्होंने हथियार जमा कर लिए थे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इंदिरा गांधी ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जिसमें भारतीय सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इस सैन्य कार्रवाई में भारी खून खराबा हुआ और अकाल तख्त को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं बहुत आहत हुई और इंदिरा गांधी के खिलाफ गहरा रोष पैदा हुआ। इस कार्रवाई के प्रतिशोध में 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों, एक का नाम सतवंत सिंह था और दूसरे का नाम बेअंत सिंह था, इन दोनों ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी निर्मम हत्या ने देश को स्तब्ध कर दिया और इसके बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए, जो एक काला अध्याय था। नजर डालते हैं इंदिरा गांधी की विरासत और मूल्यांकन पर। इंदिरा गांधी का जीवन और राजनीतिक कैरियर
विरोधाभासों से भरा रहा है। उनके कुछ सकारात्मक योगदान और आलोचना के विषय को बारी बारी से देखते हैं। सकारात्मक योगदान क्या था? नंबर 1, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में एक सफल सैन्य और कूटनीतिक विजय। नंबर 2, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ, समाजवादी आर्थिक नीतियों को मजबूती दी। नंबर 3, परमाणु शक्ति का विकास, इस्माइल बुद्धा 1974 में भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। नंबर 4, भूगोल और राजनीति पर नियंत्रण, भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखा। चलो नजर डालते हम उनकी आलोचना के विषयों पर। नंबर 1, आपातकाल 1975 से 1977 के बीच जो आपातकाल रहा 21 महीने, लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता का इसमें दमन हुआ। नंबर 2, परिवारवाद और केंद्रीकरण, उनके बेटे संजय गांधी का सत्ता में अनुचित प्रभाव। नंबर 3, आंतरिक सुरक्षा समस्याएं, पंजाब में समस्या को सही तरीके से न संभाल पाना, जिसके कारण अंत में उनकी हत्या भी हुई। और नंबर 4, लोकतंत्र का क्षरण, न्यायिक और राजनीतिक संस्थाओं का राजनीतिकरण। इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली वक्ता, एक निडर नेता और एक चतुर रणनीतिकार थी। उनके कार्यकाल में भारत ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन साथ ही अभूतपूर्व विकास और वैश्विक पहचान भी हासिल की। वह अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व के लिए भारत की लौह महिला के रूप में हमेशा याद की जाती हैं। उनकी विरासत भारतीय राजनीति पर आज भी गहरी छाप छोड़े हुए हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ इंदिरा गांधी की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आप वीडियो के यहाँ अंत तक पहुँच गए हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।